हेलो फ्रेंड्स। तो क्या आपने कभी सोचा है कि ये गन्ने और सरसों के खेत सिर्फ पंजाब में ही क्यों उगते हैं और जो हमारी कार्डेमम है यानी कि इलायची या फिर लौंग और बाकी स्पाइसेस ये साउथ में ही क्यों ग्रो करते हैं? क्योंकि ये डिपेंड करते हैं टाइप ऑफ सॉइल पे, कौन सी सॉइल कहां प्रेजेंट है, और इनके साथ साथ जो फैक्टर इनको डिटरमाइन करता है वो है टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो चलिए जानते हैं कि सॉइल किस तरह से हमारी वेजिटेशन को इफेक्ट कर रही है, कौन कौन सी टाइप्स ऑफ सॉइल हमारे अराउंड प्रेजेंट है, हम सॉइल को पॉल्यूट कैसे कर रहे हैं, सॉइल इरोजन कैसे हो रहा है। तो यही जानेंगे हम इस वीडियो में, जो कि है क्लास 7 का चैप्टर सॉइल का पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ सॉइल की कौन कौन सी सॉइल हमारे अराउंड प्रेजेंट है। तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ सॉइल विच डिफर इन कलर, टेक्सचर, केमिकल कॉम्पोजिशन एंड फर्टिलिटी। ऐसी बहुत टाइप्स ऑफ सॉइल्स हमारे अराउंड प्रेजेंट है जो केमिकली डिफर करती हैं, या उनका टेक्सचर डिफरेंट होता है, या फिर वो फर्टिलिटी डिफरेंट होती है। उनकी फर्टिलिटी डिफरेंट कैसे? कोई सॉइल ज्यादा फर्टाइल होती है और कोई सॉइल कम फर्टाइल होती है। तो कौन सी सॉइल किस टाइप की होती है ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? साइज ऑफ द सॉइल पार्टिकल, की सॉइल का जो पार्टिकल है वो कितना बड़ा कितना छोटा है, एंड द अमाउंट ऑफ ह्यूमस प्रेजेंट इन दिस सॉइल, कि सॉइल के अंदर कितना ह्यूमस प्रेजेंट है, एंड द लास्टली द टाइप ऑफ पेरेंट रॉक, कि वो सॉइल जिस रॉक से फॉर्म हुई है वो कैसा है। जो पेरेंट रॉक है जिससे सॉइल की फॉर्मेशन हुई है वो पेरेंट रॉक कैसा है, वो उसकी जब वेदरिंग हुई, उससे जब सॉइल प्रोड्यूस हुई तो वो सॉइल किस टाइप की प्रोड्यूस हुई। तो चलिए एक एक करके जानते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में, कि कौन कौन सी टाइप ऑफ सॉइल हमारे अराउंड प्रेजेंट है और उनकी वेजिटेशन में वो कैसे हेल्प कर रही है। अगर वेजिटेशन में हेल्प नहीं कर रही है तो वो और कौन से चीजों में हमारी हेल्प कर रही है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हमारे पास सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लार्ज होते हैं, ठीक है। Sandy soil is made up of large coarse particle. They have large spaces between them. उनके बीच में जो स्पेस होती है वो ज्यादा होती है, क्योंकि पार्टिकल बड़ा है तो उनके बीच में प्रेजेंट स्पेस भी बड़ी होगी। Sandy soil contain very little clay and silt. इनमें जो क्ले और सिल्ट की अमाउंट होती है वो बहुत ही कम होती है। क्योंकि इनमें क्ले और सिल्ट की अमाउंट कम होती है और इनके बीच में जो स्पेसिस होती है वो लार्ज होती है, इसीलिए ये वाटर को ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाती। क्योंकि ये वाटर को ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाती इसलिए इजीली ड्राई हो जाती हैं। सैंडी सॉइल फाउंड इन डेजर्ट एंड बीचेस। आपने देखा होगा बीचेस और डेजर्ट में की जो सॉइल होती है उसमें मॉइस्चर प्रेजेंट ही नहीं होता ना। क्यों? क्योंकि वहां पे जो टाइप ऑफ सॉइल प्रेजेंट है वो सैंडी सॉइल है। ओके माय फ्रेंड्स। नेक्स्ट इज क्लेई सॉइल। क्लेई सॉइल क्या है? क्लेई सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा फाइन पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ही छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं क्लेई सॉइल के, और वो बहुत ही ज्यादा माइन्यूट होने के कारण बहुत ही ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। एज देयर आर नो स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स, वाटर ड्रेन थ्रू क्लेई सॉइल वेरी स्लोली। अब उनमें स्पेस तो होती नहीं है, तो उनके बीच में अगर वाटर सीप थ्रू करता है तो वो बहुत ही स्लोली ड्रेन करता है। क्यों? क्योंकि उनके बीच में स्पेस ही नहीं है, इसलिए वो बहुत देर तक वाटर को होल्ड करके रखती है। As clay soil retain moisture, not all plants grow well in it as their roots do not get enough air. अब प्लांट्स के अंदर या फिर सॉइल की बात मैं अगर करूं पहले, तो सॉइल के अंदर ऑलरेडी मॉइस्चर प्रेजेंट है। अब मॉइस्चर प्रेजेंट होने के कारण उसमें एयर स्पेसेस नहीं बन पाती हैं। अगर एयर स्पेसेस ही नहीं होंगी तो रूट ब्रीथ कैसे करेगी, रूट को एयर कैसे मिलेगी। इसीलिए क्लेई सॉइल के अंदर हम सारे टाइप्स ऑफ प्लांट्स को ग्रो नहीं कर सकते। ओके माय फ्रेंड्स। अब हमारे पास आई जो सॉइल वो है लोमी सॉइल। लोमी सॉइल क्या है? इसमें सैंड भी प्रेजेंट है, इसमें क्ले भी प्रेजेंट है, और उसमें अनदर टाइप ऑफ पार्टिकल कौन सा प्रेजेंट है? सिल्ट। सिल्ट पार्टिकल्स कौन से होते हैं? ये सैंड पार्टिकल से तो छोटे होते हैं पर क्ले पार्टिकल से बड़े होते हैं। Loamy soil contain equal amount of sand and silt. Okay, loamy soil drains water well, has air spaces and retains nutrients. लोमी सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, वो वाटर को अच्छी तरह से ड्रेन भी करती है और उसके अंदर एयर स्पेसेस भी प्रेजेंट होते हैं। लोमी सॉइल इज यूजफुल फॉर क्रॉप कल्टीवेशन एंड गार्डनिंग। अब ये मॉडरेट साइज के पार्टिकल्स हैं तो ये वाटर को ड्रेन भी कर लेते हैं और इनमें न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट होते हैं।
ठीक है। तो ये कल्टीवेशन के लिए, क्रॉप को उगाने के लिए या फिर गार्डनिंग करने के लिए, जो हमारे गार्डन्स में या जो हमारे खेतों में सॉइल यूज हो रही है, मेजरली वो कौन सी सॉइल है? लोमी सॉइल, क्योंकि इसकी जो पार्टिकल्स हैं वो मॉडरेट साइज के हैं, ना ही ज्यादा बड़े हैं कि इजीली सूख जाएं और ना ही ज्यादा छोटे हैं कि उनमें बहुत देर तक वाटर रिटेन रहे। इसीलिए हम ज्यादा लोमी सॉइल को प्रेफर करते हैं गार्डनिंग या फिर कल्टीवेशन करने के लिए। अब आगे बात प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल की, कि सॉइल की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, अगर हमने सॉइल को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया तो उनकी प्रॉपर्टीज क्या है। जो हमारी सॉइल है उसको सॉइल अगर हम कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं? ठीक है, क्योंकि उसकी सर्टेन प्रॉपर्टीज है। तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जो ये सपोर्ट करते हैं कि कौन सी सॉइल में कौन सा वेजिटेशन होगा। और सॉइल के अंदर एयर वाटर तो प्रेजेंट होता ही है। तो सबसे पहले जो चीज हम देखेंगे वो है परकोलेशन रेट। परकोलेशन रेट क्या है? तो चलिए जानते हैं कि परकोलेशन रेट क्या है। परकोलेशन रेट है द रेट एट विच वाटर मूव्स थ्रू सॉइल इज कॉल्ड द परकोलेशन रेट। जिस स्पीड से, ठीक है, वाटर सॉइल से गुजर रहा है, ठीक है, द रेट एट विच वाटर मूव थ्रू सॉइल इज कॉल्ड परकोलेशन रेट। जिस रेट से या जिस स्पीड से जो वाटर है वो सॉइल के थ्रू मूव कर रहा है, उसी को हमने क्या बोला? परकोलेशन रेट। इसको हम न्यूमेरिकली भी सॉल्व करेंगे क्योंकि इसका एक न्यूमेरिकल फॉर्मूला भी है परकोलेशन रेट कैलकुलेट करने का। ठीक है, सैंडी सॉइल हैज लार्ज स्पेस बिटवीन इट्स सॉइल ग्रेन। सैंडी सॉइल के पास जो पार्टिकल्स हैं उनकी जो स्पेसिस हैं उसमें वो ज्यादा है क्योंकि उनका जो पार्टिकल साइज है वो लार्ज है। वहीं क्लेई सॉइल्स का जो पार्टिकल साइज है वो छोटा है और उनमें एयर स्पेसिस या जो स्पेसिस है वो कम है। देयरफॉर सैंडी सॉइल हैज हायर परकोलेशन रेट देन क्लेई सॉइल, क्योंकि अब उसमें पार्टिकल साइज बड़ा है, वाटर उसमें इजीली मूव थ्रू कर रहा है। ठीक है, तो और क्लेई सॉइल में पार्टिकल साइज बहुत छोटे हैं, वाटर उसके अंदर जा रहा है और वहीं पे जाके रिटेन कर रहा है। इसीलिए सैंडी सॉइल का परकोलेशन रेट हायर है और क्लेई सॉइल का परकोलेशन रेट कम है। इफ सॉइल हैज हायर परकोलेशन रेट वाटर विल सीप थ्रू इट क्विकली। अब सैंडी सॉइल का परकोलेशन रेट हायर है तो वाटर उसमें से क्विकली सीप थ्रू कर रहा है। वहीं क्लेई सॉइल का परकोलेशन रेट कम है तो वाटर उसमें से क्विकली सीप थ्रू नहीं कर रहा है। ओके, आई होप आपको अभी तक सब कुछ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम जानेंगे परकोलेशन रेट न्यूमेरिकली कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, परकोलेशन रेट न्यूमेरिकली कैसे कैलकुलेट करेंगे हम देखेंगे। इसका एक फॉर्मूला है, पहले अमाउंट ऑफ वाटर इन मिलीलीटर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, कि कितना हमने वाटर को अगर हम स्टडी कर रहे हैं या देख रहे हैं तो कितने वाटर को हम स्टडी कर रहे हैं और साथ में उस वाटर ने सीप थ्रू करने में कितना टाइम लिया। ठीक है, तो चलिए एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं और समझते हैं अच्छे से कि क्या है ये परकोलेशन रेट। Alicia, let's suppose Alicia poured 200 milliliter of water into sandy soil at 12 p.m. All the water seeped through the soil by 12:10 p.m. What is the percolation rate of soil? कि अलीशा ने 200 मिलीलीटर ऑफ वाटर सैंडी सॉइल के अंदर डाला 12 बजे और सारा पानी सीप थ्रू हो गया 12:10 पे। ठीक है, तो अब हमसे पूछा गया है कि परकोलेशन रेट क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे परकोलेशन रेट का फॉर्मूला अमाउंट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो अमाउंट ऑफ वाटर कितना लिया था हमने? 200 मिलीलीटर और टाइम 12 बजे उसने डाला और 12:10 पे सारा वाटर सीप थ्रू हो गया। तो टोटल टाइम कितना हुआ? 10 मिनट। अगर हम 200 मिलीलीटर को 10 मिनट से डिवाइड करेंगे, पर हमने ये चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पे अगर हम जो टाइम ले रहे हैं, अगर हमने लिक्विड को स्टैंडर्डाइज फॉर्म में लिया तो हमें टाइम को भी स्टैंडर्डाइज फॉर्म में लेना है। टाइम की स्टैंडर्डाइज फॉर्म कौन सी होती है? सेकंड्स। तो 200 मिलीलीटर डिवाइडेड बाय 10 इंटू 60 सेकंड, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं तो 10 मिनट्स में कितने सेकंड्स होंगे? 10 इंटू 60 सेकंड्स। तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया 1/3 मिलीलीटर पर सेकंड। ओके माय फ्रेंड, तो आई होप आपको अब परकोलेशन रेट के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है सॉइल की? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ये सॉइल की वो एबिलिटी को बताता है कि सॉइल में वाटर कितना रिटेन रह सकता है अगेंस्ट दी ग्रेविटी, कि ग्रेविटी के अगेंस्ट सॉइल के अंदर कितना वाटर रिटेन रह सकता है। ये किन किन चीजों पे डिपेंड करती है? टाइप ऑफ पार्टिकल्स दैट मेक अप द सॉइल, कि सॉइल कौन से पार्टिकल से बनी है, और अमाउंट ऑफ ह्यूमस इन दी सॉइल, कि सॉइल के अंदर ह्यूमस कितना प्रेजेंट है।
प्रेजेंट है। जब वाटर सॉइल पे फॉल करता है तब तो वो उसको क्विकली सॉइल उसको क्विकली अब्सॉर्ब कर लेती है, पर जब रेन वाटर या कोई भी वाटर सीमेंटेड रॉक पे या किसी दूसरे रॉक पे गिरता है तब वो उसको इजीली अब्सॉर्ब नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि टाइप ऑफ पार्टिकल्स और अमाउंट ऑफ ह्यूमस, ये दो ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी डिपेंड करती है। ठीक है माय फ्रेंड्स, लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट इज सॉइल एंड कल्टीवेशन। ठीक है, पीपल ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर कंट्री ग्रो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ सॉइल प्रेजेंट इन दैट रीजन। अभी हमने स्टार्टिंग में ही ये बात की कि अलग अलग रीजन के लोग अलग अलग क्रॉप की कल्टीवेशन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे सॉइल डिफरेंट प्रेजेंट है। अगर डिफरेंट तरीके की सॉइल प्रेजेंट है तो उसमें कल्टीवेशन भी डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स की ही होगी। हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि गन्ने के या फिर सरसों के जो खेत हैं वो सिर्फ पंजाब में या नॉर्दर्न एरियाज में देखने को मिलते हैं, वहीं साउथ इंडिया में स्पाइसेस देखने को मिलते हैं। ऐसा क्यों? हम स्पाइसेस की जो कल्टीवेशन है वो नॉर्थ में क्यों नहीं कर रहे, और ये गन्ने और ये सरसों की खेती हम साउथ इंडिया में क्यों नहीं कर रहे? क्यों? क्योंकि टाइप्स ऑफ सॉइल डिफर कर रहा है। जो नॉर्दर्न इंडिया में डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल प्रेजेंट है, वहीं साउदर्न इंडिया में डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल प्रेजेंट है। ठीक है माय फ्रेंड्स, सॉइल अलोंग विद क्लाइमेट डिटरमाइन द वेजिटेशन ऑफ एरिया। अब जो नॉर्दर्न एरिया का जो क्लाइमेट है वो डिफरेंट है और साउदर्न एरिया का जो क्लाइमेट है वो डिफरेंट है, तो सॉइल के साथ साथ क्लाइमेट भी डिटरमाइन करेगा कि कौन सी जगह पे कौन सी कल्टीवेशन होगी। ठीक है, लोमी सॉइल इज रिच इन ह्यूमस एंड ड्रेन्स वाटर एट अ मॉडरेट रेट। लोमी सॉइल इज सुटेबल फॉर ग्रोइंग व्हीट एंड लेंटिल्स क्रॉप्स। लोमी सॉइल में जो वाटर है वो मॉडरेटली सीप थ्रू करता है। ठीक है, क्योंकि उसकी जो पार्टिकल्स हैं वो मॉडरेट साइज के हैं। ठीक है, और लोमी सॉइल की क्या स्पेशलिटी है कि ये सूटेबल है व्हीट और लेंटिल्स जैसी क्रॉप को ग्रो करने के लिए। पर कुछ क्रॉप्स ऐसी भी हैं जिनकी वाटर रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, जिनको हर वक्त पानी चाहिए। ऐसी क्रॉप के अंदर हम यूज करेंगे क्ले सॉइल, क्योंकि क्ले सॉइल कैन रिटेन वाटर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है माय फ्रेंड्स, तो ऐसी कौन सी क्रॉप है जो ज्यादा देर तक, जिसको ज्यादा पानी चाहिए? वो है, जैसे कि एग्जांपल है राइस क्रॉप। राइस क्रॉप को ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए राइस क्रॉप को ग्रो करने के लिए हम क्ले सॉइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉटन इज ग्रोन इन लोमी सॉइल और इन मिक्सचर ऑफ लोमी एंड सैंडी सॉइल। जो कॉटन है वो उसको हम लोमी सॉइल में भी ग्रो कर सकते हैं, या फिर हम सैंडी सॉइल और लोमी सॉइल के मिक्सचर में कॉटन को ग्रो कर सकते हैं। ठीक है माय फ्रेंड्स, टेकिंग केयर ऑफ सॉइल। अब हमने पढ़ा था वीडियो पहली वाली वीडियो में कि सॉइल इज अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स। सॉइल को प्रोड्यूस होने में मिलियन ईयर्स लगते हैं। ठीक है, इसलिए हमें सॉइल को बचा के रखने की जरूरत है। ना कि सॉइल को बचा के रखने की जरूरत है, साथ ही साथ उसकी क्वालिटी को भी मेंटेन करने की जरूरत है। अगर इसकी क्वालिटी कम हो गई तो हम अपनी जो क्रॉप की कल्टीवेशन है और जो बाकी बेनिफिट्स हमें सॉइल से हो रहे हैं वो नहीं हो पाएंगे। ठीक है, इसीलिए हमें सॉइल को भी कंजर्व करना है और उसकी क्वालिटी को भी मेंटेन करके रखना है, ताकि फ्यूचर में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले हम क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको इंटैक्ट रखने के लिए? तो पहला है फैलो लैंड, क्योंकि हम बार बार एक जगह सेम क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए उस एरिया की, उस लैंड की सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो खत्म हो जाएंगे या कम हो जाएंगे। इसीलिए न्यूट्रिएंट्स की जो क्वांटिटी है या फिर न्यूट्रिएंट्स की जो कंसंट्रेशन है उसको कांस्टेंट रखने के लिए या उसको दोबारा से रीगेन करने के लिए हम क्या करते हैं? हम जो करते हैं फैलो लैंड। फैलो लैंड क्या है कि अगर हमने एक जगह पे 2 से 3 बार सेम क्रॉप को ग्रो किया, ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, कुछ देर के लिए या एक क्रॉपिंग सीजन के लिए हम उस जो लैंड है उसको खाली छोड़ देते हैं, उसको अनकल्टिवेटेड छोड़ देते हैं। उसको अनकल्टिवेटेड छोड़ने से क्या होता है, उस जगह पे जो प्रेजेंट सॉइल होती है वो अपने न्यूट्रिएंट्स को रीगेन कर लेती है। यस, वो अपने न्यूट्रिएंट्स को रीगेन कर लेती है और सॉइल की फर्टिलिटी फिर से बढ़ जाती है। ठीक है, अब जो हमारे पास नेक्स्ट मेथड आया वो है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या है कि जब सेम लैंड पे हम एक या एक से ज्यादा क्रॉप्स को रोटेटली ग्रो कर रहे हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूं। सेम क्रॉप है,
सेम लैंड है, फॉर एग्जाम्पल अब उस पे पहले मैंने वीट की क्रॉप को ग्रो किया, फिर नेक्स्ट सीजन में मैंने लेग्यूमिनस प्लांट्स को ग्रो किया, फिर उसके बाद मैंने कॉटन की क्रॉप को ग्रो किया, तो उससे क्या हुआ, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल के अंदर रिप्लेनिश होंगे, क्योंकि हर क्रॉप की जो रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिएंट की वो डिफरेंट है। इसीलिए हम डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप को डिफरेंट क्रॉपिंग सीजन में ग्रो करके उसके न्यूट्रिएंट्स को रिगेन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लेग्यूमिनस प्लांट्स की बात करें तो वे ऐसे प्लांट्स हैं जो सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है माय फ्रेंड, तो हम फिर क्या करेंगे, हम फिर लेग्यूमिनस प्लांट्स को ग्रो करेंगे अगर हमको सॉइल में नाइट्रोजन चाहिए। ठीक है माय फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या है कि एक ही टाइम पे, अब हम क्रॉप रोटेशन में क्या कर रहे थे कि हम सेम पीस ऑफ लैंड पे ऑल्टरनेटिवली क्रॉप्स को ग्रो कर रहे थे। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम एक ही लैंड पे एक ही टाइम पे डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हमने क्या बोला, मिक्स्ड क्रॉपिंग। ओके, आई होप आपको क्रॉप रोटेशन और मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या डिफरेंस है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास आया सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन क्या है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। ये किसके द्वारा हो रहा है, विंड के द्वारा या फिर वाटर के द्वारा। तो सॉइल इरोजन क्या करता है, ये सॉइल की प्रोडक्टिविटी को एकदम खत्म कर देता है। कैसे, कॉजेज क्या है उनके, डिफॉरेस्टेशन। अब प्लांट की या ट्री की एक खूबी होती है कि वो सॉइल को होल्ड करके रखता है। अगर हम पेड़ ही काट देंगे तो सॉइल की जो लेयर्स हैं वो भी रिमूव होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट इज ओवरग्रेजिंग। एक ही जगह पे हम बार बार अपने डोमेस्टिक एनिमल्स को ग्रेज करवा रहे हैं, मतलब उनको खाना खिलाने ले जाते हैं ना, हम चराहे ले जाते हैं अपनी भेड़ को या फिर काउस को, उनको ग्रास खिलवाने। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो एक ही जगह पे बार बार उनको खाना खिलवाते हैं, जिसके कारण जो टॉप लेयर ऑफ सॉइल होती है वो रिमूव होनी शुरू हो जाती है। उस चीज को हम क्या बोलते हैं, ओवरग्रेजिंग। या फ्लड जाए बहुत तेजी से तो वो भी सॉइल की लेयर को अपने साथ ले जाती है। तो हम इसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, सॉइल इरोजन को हम डिफॉरेस्टेशन की जगह अफॉरेस्टेशन कर सकते हैं। अफॉरेस्टेशन क्या है कि जब हम दोबारा उस पीस ऑफ लैंड पे ट्रीज को ग्रो करें। नेक्स्ट इज ओवरग्रेजिंग बाय एनिमल शुड बी प्रिवेंटेड। एनिमल्स की ओवरग्रेजिंग को हमें कम करना चाहिए। अब बात आई सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ हार्मफुल या फिर अनडिजायरेबल सब्सटेंस इनटू द सॉइल इज कॉल्ड सॉइल पोल्यूशन। ठीक है, सॉइल के अंदर अब हम बीचेस पे जा रहे हैं, वहां पे पॉलिथीन फेंका हुआ है, प्लास्टिक की बोतल फेंकी हुई है। ठीक है, कितना कूड़ा, आपने बनाना खाया और उसका छिलका वहीं फेंक दिया। ठीक है, ऐसे मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, जनरली हमारे अराउंड जो लोग हैं वो ऐसा ही करते हैं, वो सॉइल को बहुत ज्यादा पोल्यूट कर रहे हैं। तो हमें सबसे पहले जानने होंगे कि वो कौन कौन से कॉजेज हैं जो सॉइल को पोल्यूट कर रहे हैं। ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम्स लाइक रबर टायर्स, प्लास्टिक बैग्स, मेटल कैन्स आर डंप्ड इन द सॉइल विच पोल्यूट द सॉइल। ठीक है, और केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड यूज्ड इन द फील्ड्स seep into the soil causing soil pollution। केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड ये क्या करते हैं, ये भी सॉइल में छोड़ दिए जाते हैं। जब हम क्रॉप को ग्रो कर रहे होते हैं तब हम बहुत ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं फार्मर, या फिर बहुत ज्यादा आजकल एक्सेसिवली यूज हो रहा है पेस्टिसाइड्स का, तो वो क्या करते हैं, वो सॉइल को पोल्यूट करते हैं, सॉइल की जो क्वालिटी है उसको डिप्लीट करते हैं। ठीक है, इफ्लुएंट्स यानी कि जो लिक्विड वेस्ट है, जो फैक्ट्रीज या फिर अनट्रीटेड सीवेज है वो भी लोग सॉइल में छोड़ देते हैं, तो वो भी सॉइल को पॉल्यूट कर रहा है। फैक्ट्रीज के जो इफ्लुएंट्स होते हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं। अब अगर उस लैंड पे ऐसी सॉइल प्रेजेंट है और उसमें अगर क्रॉप कल्टीवेट की जाए तो वो हमारे फूड के अंदर भी इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं, वो हार्मफुल सब्सटेंसेस। इसीलिए ऐसे सब्सटेंसेस को सॉइल के अंदर अनट्रीटेड नहीं छोड़ना चाहिए। नेक्स्ट इज high toxic radioactive waste from which nuclear powerhouse plants also sometimes dumped in soil which cause soil pollution। रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट से आते हैं, उनको भी सॉइल के अंदर डंप करना शुरू कर दिया लोगों ने, जिसके कारण भी सॉइल पोल्यूशन हो रहा है, और वो तो बहुत ज्यादा हजार्डस होते हैं। ठीक है, इसीलिए इन सब चीजों की अच्छे से डिस्पोजिशन करनी चाहिए। ठीक है माय फ्रेंड्स, तो
अब कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम सॉइल पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकें, ठीक है। अब हमने देखा कि केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड यूज हो रहे हैं। इंस्टेड ऑफ यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स वी कैन यूज बायो फर्टिलाइजर्स एंड बायो पेस्टिसाइड्स। ये ऐसे होते हैं जो सॉइल में कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस को नहीं छोड़ते और ये सॉइल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास बायो फर्टिलाइजर या बायो पेस्टिसाइड्स अवेलेबल है तो हम क्यों केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करें, ठीक है। तो हमें बायो फर्टिलाइजर या फिर बायो पेस्टिसाइड जैसे मटेरियल्स का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट इज रेडियो एक्टिव वेस्ट शुड बी ट्रीटेड एंड डिस्पोज ऑफ वेरी केयरफुली। रेडियो एक्टिव वेस्ट को बहुत ही केयरफुली हमें सॉइल के अंदर छोड़ना चाहिए। सॉइल के अंदर भी इनफैक्ट नहीं छोड़ना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, रेडियो एक्टिव वेस्ट को अगर छोड़ना है तो हमें पहले सॉइल के अंदर ग्राउंड तक, जहां पर सी बेडरॉक हमने लास्ट वीडियो में देखा था ना, बेडरॉक, वहां तक जाना चाहिए। बेडरॉक के अंदर हमें रेडियो एक्टिव वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये प्रेजेंट है तो ये बहुत ज्यादा हजार्डस सब्सटेंसेस को हमारे अराउंड फैलाता है और जो हमारे लिए तो बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है, ठीक है। प्लास्टिक बैग्स एंड बॉटल शुड नॉट बी लिटर्ड और डंप्ड इन सॉइल, ठीक है। प्लास्टिक बैग्स और बॉटल को कभी भी सॉइल के अंदर डंप नहीं करना चाहिए। सॉलिड वेस्ट शुड बी रिसाइकल्ड। सॉलिड वेस्ट को सॉइल के अंदर डंप करने से अच्छा है कि उसकी रिसाइक्लेशन हो। अगर हम उसको रिसाइकल करके यूज कर सकते हैं तो हम उसको वैसे यूज करना चाहिए इंस्टेड ऑफ जस्ट डंप इनटू द सॉइल। नेक्स्ट इज सीवेज एंड अदर लिक्विड वेस्ट शुड बी ट्रीटेड बिफोर दे आर रिलीज्ड। अगर सॉइल के अंदर हमको रिलीज भी करना है कोई भी सीवेज ट्रीटेड वाटर तो हमें पहले उसको सीवेज ट्रीटमेंट देनी चाहिए। इंस्टेड ऑफ वेस्ट वाटर हमें उसकी पहले सीवेज ट्रीटमेंट करनी चाहिए, ऐसे ही उसको सॉइल के अंदर नहीं छोड़ना चाहिए। तो अब आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया सॉइल का। आई होप आपको अब एक एक चीज सॉइल के बारे में समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर नहीं समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, हम आपके आंसर जरूर देंगे या फिर हम उसके ऊपर एक वीडियो बना के आपको देंगे ताकि आपकी कोई क्वेरी, आपकी कोई डाउट ना रहे, ठीक है माय फ्रेंड्स। तो अब कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिससे आपको खुद की असेसमेंट करनी है, सेल्फ असेसमेंट करनी है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है माय फ्रेंड्स। आपने क्या करना है, एक पेज लेना है और इन सभी क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। तो क्वेश्चंस क्या क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, नेम 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेदरिंग। वेदरिंग की 3 डिफरेंट टाइप्स हमने डिस्कस की थी अर्लियर वीडियो में, सॉइल पार्ट 1, ठीक है। तो आपने 3 डिफरेंट टाइप्स की जो वेदरिंग है उनको लिखना है। व्हाट इज सॉइल प्रोफाइल, ये भी हमने पहली वीडियो में डिस्कस किया था कि सॉइल प्रोफाइल क्या है। नेम द क्वालिटीज बेस्ड ऑन विच सॉइल कैन बी कैटेगराइज। सॉइल को किन बेसिस पे हम कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। व्हाट इज परकोलेशन रेट ऑफ सॉइल, सॉइल का परकोलेशन रेट क्या है। हाउ डज क्रॉप रोटेशन हेल्प इन मेंटेनिंग द न्यूट्रिएंट्स लेवल इन सॉइल। अगर हम क्रॉप रोटेशन कर रहे हैं तो न्यूट्रिएंट लेवल्स उससे कैसे मेंटेन हो रहे हैं सॉइल के अंदर। एंड द लास्ट इज स्टेट 4 वेज टू रिड्यूस सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन को कम करने के मिनिमम 4 तरीके बताने हैं। तो आप इन सबके आंसर्स एक पेपर पे लिखना, ठीक है, और फिर देखना कि वो चैप्टर आपको कितना आ गया। अगर आपको उसमें कोई भी डाउट आता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, हम उसका सॉल्यूशन आपको जरूर देंगे। तो आई होप आपको इस चैप्टर में सब कुछ समझ में आ गया है। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो सॉइल पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू माय फ्रेंड्स।